Hello everyone, so today date is 2nd February and 2024. We are going to solve some PYQs of excretory products and their elimination chapter. तो ये हमारे पास हमारी क्लास 11th की ह्यूमन फिजियोलॉजी का 3rd चैप्टर है. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. Select the option which shows correct matching of animal with excretory organs and excretory product. यहाँ पे क्या बताना है हमें? एनिमल जिनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जिससे मैच कर रहा है वो हमें यहाँ पे करेक्ट बताना है. तो इससे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट सोल्व कराऊं, थोड़ा सा बेसिक इस चैप्टर का समझ लेते हैं. इसके बेसिक्स क्लियर होंगे तो आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको सोल्व करने में आसानी रहेगी. चैप्टर का नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स and their elimination. देखो, नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट कौन सा होता है? अमोनिया. ठीक है. बेसिकली देखो, जो प्रोटीन होता है उसका जब मेटाबॉलिज्म होता है उससे क्या बनता है? हमें अमाइनो एसिड मिलता है. अमाइनो एसिड का जब डीअमाइनेशन होता है तो उससे क्या मिलता है? अमोनिया मिलता है. ये हाईली टॉक्सिक होता है. ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है. ये हाईली टॉक्सिक होता है. ये एक्सक्रीटेड मतलब कि डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू जो है बॉडी सरफेस से ये एक्सक्रीट आउट होता है. एटीपी जो है इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती इसके एलिमिनेशन में. एटीपी क्या होती है? एक मतलब हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होता है एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं. तो इसकी रिक्वायरमेंट इसके एलिमिनेशन में नहीं होती. इस प्रोसेस का नाम होता है अमोनोटोलिज्म. ठीक है. और जो एनिमल्स जो कि अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं उनको बोलते हैं अमोनोटेलिक. इसके एग्जाम्पल याद रखने, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस मतलब आते हैं मेजरली वो इनके एग्जाम्पल के पूछे जाते हैं. ठीक है. जैसे कि अब आगे हम पढ़ेंगे यूरिया, यूरिक एसिड और ये सब अमोनिया जैसे कि आ गया, तो इनमें पूछा जाता है कि कौन सा इनका एग्जाम्पल है. बेसिकली बोल देंगे कि प्रोटोजोआ है, उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में याद रखोगे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा. मैं कई सारे यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख रही हूं, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से याद रखना. टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस. ठीक है. एस्केलमाइंथेस, एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा जिसको हम प्रोन बोलते हैं. ठीक है. उसके बाद बहुत सारी बोनी फिशेस जो होती हैं, मैनी बोनी फिशेस. उसके बाद जो एक्वेटिक एम्फीबिया होता है. ठीक है. ये था इसके अमोनिया के बारे में. नेक्स्ट हम बात करेंगे यूरिया. देखो, ये जो है लीवर में प्रोड्यूस होता है. प्रोड्यूस्ड इन लीवर किससे? फ्रॉम अमोनिया एंड CO2. अमोनिया और CO2 के जरिए बाय ऑर्निथिन साइकिल. ठीक है. और ये जो है ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड प्लाज्मा में. एलिमिनेट किसके द्वारा होता है? किडनी के द्वारा. जो एनिमल्स यूरिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं उनको बोला जाता है यूरियोटेलिक. ये भी पता होना चाहिए. ठीक है. उसके बाद क्या होता है? देखो, हर मतलब एवरी 100 ml ऑफ ब्लड में 18 से 38 mg जो है यूरिया की क्वांटिटी होती है. ठीक है. एग्जाम्पल याद रखोगे कौन से होंगे इसमें? मैमल्स, जिसमें हम आते हैं मराइन फिशेस, एम्फीबिया एंड अर्थवॉर्म. ठीक है. ये हैं यूरिया के एग्जाम्पल. नेक्स्ट बात करेंगे यूरिक एसिड की. देखो, यूरिक एसिड याद रखोगे लीस्ट टॉक्सिक होता है. ये चीजें याद रखने की होती है. हाईली एक्टिव या मोस्ट मतलब एक्टिव कह रही हूं, सॉरी, हाईली टॉक्सिक या फिर मोस्ट टॉक्सिक पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? अमोनिया. लीस्ट टॉक्सिक की बात हो रही है तो कौन सा है यहाँ पे? यूरिक एसिड. ठीक है. लीस्ट टॉक्सिक है यानी कि ये क्या करेगा? फॉर कंजर्वेशन ऑफ, किसकी कंजर्वेशन में मदद करता है? वाटर की. फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर.
फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ठीक है। यानी कि ये क्या है, इसको मिनिमम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी फॉर्म में होता है, इन फॉर्म ऑफ पैलेट या फिर पेस्ट, जैसे कि बर्ड्स वगैरह होते हैं, रेप्टाइल्स, आपने देखा होगा उनका एक्सक्रीट आउट किया हुआ मटेरियल। एनिमल्स, इन एनिमल्स का क्या नाम होता है, यूरिकोटैलिक। एग्जाम्पल याद रखोगे कौन से बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स और क्या होते हैं, लैंड स्नेल, ठीक है। ये तो था, मैंने आपको बेसिक जो है चीजें बता दी हैं। अब यहां पे मैं कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने वाली हूं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद कर लेने हैं अभी, क्योंकि आगे किसी ना किसी क्वेश्चन में हमको जरूर उसके रिगार्डिंग कोई जो है पॉइंट मिल जाएगा। एक बार इसको इरेज करते हैं। देखो, मैक्सिमम, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, आपके पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो यूरिया होता है वो कहाँ पे फाउंड होता है, कहाँ पे मिलता है, तो वो होती है हैप्टिक विन। इसको मतलब मैं ये कह रही हूँ कि समझने वाली बेशक इसमें कुछ बात नहीं है। अभी आप इसको बिल्कुल ऐसे एज इट इज याद भी रख लोगे ना कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया कहाँ पे पाया जाता है, हैप्टिक विन में। कोई भी उसमें बुराई नहीं है ना, तो ऐसे कोई मतलब अदल बदल के क्वेश्चन आता है कि कंफ्यूजन होगी। ये पॉइंट आपको याद रखने ला है। और मिनिमम अमाउंट पूछा जाए तो क्या कहोगे, रेनल विन, ठीक है। दो चीजें हैं, दो नाम है, आपको याद कर लेने हैं। उसके बाद अगर ह्यूमंस की बात करी जाए, क्योंकि ये इस चैप्टर में हम बेसिकली ह्यूमंस के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और उनके एलिमिनेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ह्यूमंस में बात करी जाए, यानी कि जो यूरिया जो मैंने आपको बताया था, ये एक्सक्रीट प्रोटीन इन यूरिया फॉर्म, मतलब कि ये प्रोटीन को एक्सक्रीट करते हैं यूरिया की फॉर्म में, ठीक है। यानी कि न्यूक्लिक एसिड आपको पता है दो टाइप के होते हैं न्यूक्लिक एसिड, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो तो, कौन से, प्यूराइन और पिरिमिडाइन जिनको हम बोलते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड जो है मैमल्स एक्सक्रीट करते हैं एलेंटोनिन की फॉर्म में, ठीक है। मतलब कि बेसिकली इसको इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे बेंजोइक एसिड होगा उसको हाइप्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। और यहाँ पे याद रखोगे, लीवर बिकम्स फंक्शनलेस, जब अमोनिया, देखो अगर अमोनिया का अमाउंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, इंक्रीज हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो लीवर होता है वो क्या हो जाता है, फंक्शनलेस। लीवर क्या बन जाता है, फंक्शनलेस हो जाता है। और किडनी कब फंक्शनलेस होती है, जब यूरिया का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाए। ये पॉइंट भी याद रखोगे, लीवर कब फंक्शनलेस हो जाएगा, कब वो काम करना बंद कर देगा, जब अमोनिया की वैल्यू, अमोनिया का जो मात्रा है, अमाउंट था वहां पे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। यूरिया की अगर वहां पे अमाउंट कहाँ पे किडनी में बढ़ जा रही है, तो किडनी क्या हो जाएगी, फंक्शनलेस हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ इजी मतलब आपको याद रखने, मतलब याद रह जाए, एक टेबल से मैं यहाँ पे बना रही हूँ, जहाँ पे एक तरफ मैं एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर लिखने वाली हूँ, दूसरी तरफ उनके एग्जाम्पल, ठीक है। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर एग्जाम्पल, देखो फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रोटोनेफ्रीडिया। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद करना, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी की बुक में काफी जो है लाइनों में दे रखा है, मैं यहाँ पे बिल्कुल इजी फॉर्म में लिख रही हूँ। फोटोनेफ्रीडिया की अगर मैं बात करूं, या जिनको हम क्या बोल सकते हैं, फ्लेम सेल्स, किन में होता है ये, प्लेटीहेल्मिन्थेस में, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैटवर्म्स। रोटिफर्स में एम्फियोकस, यानी कि जिसका दूसरा नाम क्या होता है, सिफेलोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा, याद रखोगे। उसके बाद सेकंड अगर मैं बात करूं क्या, नेफ्रीडिया की, सिर्फ और सिर्फ नेफ्रीडिया, पीछे फोटोनेफ्रीडिया थे, यहाँ पे नेफ्रीडिया की अगर बात करी जाए तो अर्थवर्म में, ठीक है, अर्थवर्म, यानी कि जिसको क्या बोल सकते हैं हम, एनिलिड्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं माल्फीजियन ट्यूबल्स की, माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स, ये किन में होती है, इंसेक्टा, यानी कि जैसे कॉकरोच हो गया। नेक्स्ट अगर बात करी जाए एंटीनल ग्लैंड, या जिसका दूसरा नाम क्या होता है, ग्रीन ग्लैंड भी आप इसे बोल सकते हो। ये क्रोस्टेशिया क्लास में पाए जाते हैं, जैसे कि प्रॉन्स वगैरह होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ बात करी जाए ऑर्गन ऑफ बोजेनस, तो ये जो मोलस्का होते हैं
उनमें पाए जाते हैं फाइलम मोलस्का, यानी कि इसका दूसरा नाम कीबर्स ऑर्गन भी होता है, इसको यहीं से याद रखते चलना। और किडनी की अगर बात करूं तो वो तो अब मेरे को बताने की आपको जरूरत नहीं, आगे भी काफी अच्छे से हम इसको समझेंगे वर्टिब्रेट्स में। किन में होती है ये? वर्टिब्रेट्स में। ठीक है, तो अब आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी, तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पे जो मतलब हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे आ रखा है उससे रिलेटेड मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं। तो क्या पूछा है, तो अब आपको करेक्ट बताना है इनमें से कौन सा होगा। हार्सफ्लाई, रेनल ट्यूबल्स, यूरिक एसिड, ये गलत है। लेवियो, रोहू, नेफ्रिडियल ट्यूबल, अमोनिया। अब देखो ये आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है, इसमें समझाने वाली बात नहीं थी, एक बार सारी बातें मैंने आपको बता दी। अपनी एनसीईआरटी की बुक से रीडिंग करें। यहाँ पे जो है आपको याद रखने हैं, एग्जाम्पल में आगे ने बता रही, जैसे सैलमेंडर, किडनी, यूरिया, ये बिल्कुल ठीक है। यूरिया, किडनी, सैलमेंडर, ये ठीक है हमारे पास। पिकॉक, किडनी, यूरिया, ये गलत है। ठीक है, पिकॉक क्या है? एक बर्ड है। लेबियो, रोहू क्या है? एक फिश है। हाउसफ्लाई क्या है? एक इंसेक्ट है। तो उस हिसाब से जो मैंने पीछे एग्जाम्पल बताए हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पे दोबारा से मैच भी करके देख सकते हो। सैलमेंडर की अगर मैं बात करूँ, वो क्या होता है? एक एम्फीबिया होता है, कोडेटा उसको बोल सकते हैं। वो एक्सक्रीट किससे करते हैं? यूरिया को किडनीज के थ्रू। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Which one of the following option gives the correct categorization of 6 animals according to the type of nitrogenous waste A, B and C they give out? क्या बताना है, कौन सा ऑप्शन जो हमें करेक्ट कैटेगराइजेशन जो है 6 एनिमल्स का यहाँ पे दे रहा है नाइट्रोजनियस वेस्ट के टाइप के हिसाब से। ए, बी और सी जो हमें 3 दे रखी है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन बताना है यहाँ पे। अमोनोटेलिक, पीजन्स, यूरिकोटेलिक, ये गलत है, ये हमारे पास जो है गलत है इसका। ठीक है, ह्यूमंस क्या है? यूरियोटेलिक है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। फ्रॉग, लिजार्ड, ये भी हमारे पास गलत है। आप मैच कर लेना इसको। सी हमारे पास इसका करेक्ट है, ये वाला करेक्ट होगा, ये भी गलत है। अपने एग्जाम्पल के हिसाब से आप इसे मैच कर लेना, जो मैंने पीछे आपको सारी चीजें बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, यूरिकोटेलिक मोड ऑफ पासिंग आउट नाइट्रोजनियस वेस्ट इज फाउंड इन। तो यहाँ पे यूरिकोटेलिक जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके एग्जांपल हमसे पूछे गए, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा? रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, जो कि ऑलरेडी हम जिसके बारे में बात कर चुके हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, थोड़ा सा वर्बली ध्यान से सुनना। ऑर्गेनिज्म जो है नाइट्रोजनियस वेस्ट को यूरिया की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। जबकि वो ऑर्गेनिज्म जो नाइट्रोजनियस वेस्ट को यूरिक एसिड की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। यूरिक एसिड जो है लीस्ट पॉइजनस होता है और लीस्ट सोल्यूबल होता है वाटर, मतलब वाटर में। अगर हम किसके साथ उसको रिलेट करें, अमोनिया और यूरिया के साथ रिलेट करके बात करें तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिक एसिड इज अ चीफ नाइट्रोजनियस कंपोनेंट ऑफ द एक्सक्रीटरी। एग्जाम्पल पूछा है यूरिक एसिड का, इनमें से कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा? कॉकरोच। यूरिक एसिड जो है चीफ नाइट्रोजनियस कंपोनेंट होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट किसका? कॉकरोच का। एनिमल्स जो कि विच लिव इन ड्राई, जो ड्राई कंडीशन में रहते हैं, उनको वाटर को कंजर्व करना होता है उनकी बॉडीज में। देयरफॉर दे सिंथेसाइज, वो क्या करते हैं, जो क्रिस्टल्स होते हैं यूरिक एसिड के, उसको सिंथेसाइज करते हैं कहां से? अमोनिया से। यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की अगर मैं बात करूं तो वो कैसे होते हैं? नॉन टॉक्सिक होते हैं और उनको हम रिटेन कर सकते हैं बॉडी में एक कंसिडरेबल टाइम के लिए। यूरिकोटेलिक एनिमल्स की बात करूं तो वो क्या इंक्लूड करते हैं? इंसेक्ट, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन की अर्थवॉर्म्स आर। अर्थवॉर्म कैसे होते हैं? तो यहाँ पे 4 प्रकार के दे रखे हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या पूछा गया है, वही जो हम एग्जाम्पल और ऑर्गेनिज्म की बात कर रही थी देर से। 4 क्वेश्चन हमने कर लिया, उससे पहले मैंने आपको समझाया भी है। तो यहाँ पे बस पहले आपको जो है ऑर्गेनिज्म दे दिया है, पूछा गया है कि उसका जो है नाइट्रोजनियस वेस्ट किस फॉर्म में होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या आएगा? अमोनोटेलिक। सोचने वाली बात भी नहीं है, हमने ये ऑलरेडी कर लिया था, समझा दिया था, मैंने बता दिया था। कुछ एनिमल्स जो है डुअल बिहेवियर एक्सक्रीशन का पजेस करते हैं, जैसे कि इनमें से एक है अर्थवॉर्म। ठीक है, ये एक्सक्रीट करता है अमोनिया को, हेंस इसको हम अमोनोटेलिक भी बोल सकते हैं। व्हेन इनफ, जब इसके पास इनफ वाटर अवेलेबल है उस टाइम ये अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करता है, और बट एक्सक्रीट यूरिया। लेकिन अगर इन जनरल बात करी जाए तो ये यूरिया को एक्सक्रीट करता है ड्राई कंडीशंस में, इस वजह से इसको हम यूरियोटेलिक भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप आंसर के हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। अमोनियोटेलिक कब? जब प्लेंटी ऑफ वाटर इसके पास अवेलेबल हो। यूरिकोटेलिक नहीं आएगा, ये होगा ड्राई कंडीशन में। यूरियो हो गया, तो यूरियो तो बिल्कुल यूरिकोटेलिक अंडर कंडीशन वाटर स्कैरसिटी।
यूरिकोटैलिक व्हेन प्लेंटी ऑफ वाटर, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे यूरियोटैलिक आएगा जब क्या हो, ड्राई कंडीशंस हो। यूरिकोटैलिक तो ये बिल्कुल भी नहीं है। यूरिया, ये तो यूरिकोटैलिक कौन होते हैं, जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट करते हैं, और यूरियोटैलिक कौन से होते हैं, जो यूरिया को एक्सक्रीट आउट करे। अमोनियोटैलिक कौन से होते हैं, जो अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करे, ठीक है, जिनका जो एक्सक्रीट मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट है वो अमोनिया की फॉर्म में हो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, यूरिकोटैलिज्म इज फाउंड इन, यूरिकोटैलिज्म जो है किन में पाया जाता है, इनमें से किन में मिलता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या आएगा, सी, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट, ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। यूरिकोटैलिक एनिमल्स में अगर मैं बात करूं, जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो किसकी फॉर्म में एलिमिनेट होता है, यूरिक एसिड की फॉर्म में। अमोनोटैलिज्म इज सीन इन, अमोनोटैलिज्म जो है एक्वेटिक एनिमल्स में देखने को मिलता है, जबकि नाइट्रोजनस वेस्ट जो है एलिमिनेट होता है अमोनिया के फॉर्म में। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम बात कर सकते हैं फिशेस, टैडपोल। यूरियोटैलिज्म की बात करूं तो वो ह्यूमन बींग्स में उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, जिसमें कि उनका नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो यूरिया की फॉर्म में एलिमिनेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, अ टेरेस्ट्रियल एनिमल मस्ट बी एबल टू, एक जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होता है वो मस्ट बी एबल टू, मतलब उसकी फीचर बताना है क्या होना चाहिए, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका बी है, मस्ट बी एबल टू कंजर्व वाटर, वो वाटर को कंजर्व करने में कैपेबल होना चाहिए। देखो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो है उनके पास लिमिटेड एक्सेस होता है वाटर का, ठीक है, क्योंकि वो कहाँ पे रहते हैं, जमीन, मतलब ये नॉर्मल अपना ग्राउंड सरफेस, वहां पे ये सरवाइव करते हैं। हैंस उनको क्या करना पड़ता है, हाइपरटोनिक यूरिन को सिक्रिएट करना पड़ता है और वाटर को कंजर्व करना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं चॉइसेस सी और डी की, यानी कि क्या दे रखा ऑप्शन में हमारे पास, जो एक्टिव करे, एक्टिवली पंप सोल्ट आउट, मतलब अपनी स्किन से जो है, आउट थ्रू द स्किन की मदद से जो है सोल्ट को पंप आउट कर दे। एक्सक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्ट, मतलब कि लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्ट को जो है यूरिया से एक्सक्रीट करेगी। जो दोनों ही चॉइसेस हैं सी एंड डी, ये कैरेक्टरिस्टिक है किसके, मराइन एनिमल्स के, हु नीड टू ओवरकम द प्रॉब्लम, जिनको क्या मतलब प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ, मतलब कि इनका क्या काम होता है, जो कि ओवरकम करते हैं किस प्रॉब्लम को, सोल्ट और लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करते हैं इस प्रॉब्लम को, ठीक है, सोल्ट की एंट्री को और लॉस ऑफ वाटर को। अगर चॉइस ए की बात करूं, ऑप्शन ए की मैं बात करूं, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, फ्रेश वाटर एनिमल का। ये जो है ना, एक्सक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिया वाटर इन यूरिन, ये जो फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं ये उनका फीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th हमारे पास, इन हाइड्रा वेस्ट मटेरियल ऑफ फूड डाइजेशन एंड नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल रिमूव्ड फ्रॉम, हाइड्रा में जो वेस्ट मटेरियल होता है, कौन सा वेस्ट मटेरियल ऑफ फूड डाइजेशन, जो हमने डाइजेस्ट किया फूड, मतलब जो हमने नहीं, सॉरी हाइड्रा ने, ठीक है। तो हाइड्रा का जो डाइजेस्टेड फूड का वेस्ट मटेरियल होता है और जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होता है रिमूव फ्रॉम, वो कहाँ से रिमूव होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होता है माउथ और उसकी बॉडी वॉल से। आप ध्यान से सुनो, हाइड्रा एक कोलिन ट्रेट है, ठीक है, तो हैज ब्लाइंड सैक, उसकी क्या है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है, यानी कि ब्लाइंड सैक बॉडी होती है उसकी, उसके पास सिर्फ एक ही माउथ होता है जो एज अ ओपनिंग फॉर इंजेक्शन भी सर्व करता है और वेस्ट एलिमिनेशन को, मतलब वेस्ट के एलिमिनेशन में भी वही काम में आता है। बिसाइड डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी वॉल, मतलब कि बॉडी वॉल के थ्रू जो डिफ्यूजन होता है उसके अलावा अगर बात करी जाए तो जो ये फ्लूइड होता है ये एक्सक्रीट होता है थ्रू अ ब्रेक इन द बॉडी। ये जो फ्लूइड है किसके थ्रू एक्सक्रीट होता है, एक ब्रेक इन द बॉडी, बॉडी वॉल में एक ब्रेक, यानी एक ब्रेकेज से आ जाती है, ठीक है, जो कि क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। किसकी वजह से होता है ये, जब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, जब गट जो है इज डिस्टेंडेड विद फ्लूइड, मतलब कि वो डिस्टेंडेड विद फ्लूइड, मतलब कि फ्लूइड के साथ मिक्सअप हो गए, कॉन्ट्रैक्शन वहां पे होती है, जिसकी वजह से जो उसकी बॉडी वॉल है वो क्या हो जाती है, उसमें ब्रेक आ जाता है, ठीक है, वो ब्रेक हो जाती है और फ्लूइड वहां से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। एक नॉर्मल हाइड्रा की अगर मैं बात करूं, Therefore must remove excess fluid by contracting, उसको जो है, जो भी उसका एक्सेस में फ्लूइड होता है उसको रिमूव करना होता है बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सपेलिंग इट थ्रू इट्स माउथ, अपने माउथ के थ्रू उसको एक्सपेल करके और उसको कॉन्ट्रैक्ट करके। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, माउथ एंड बॉडी वॉल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैचिंग पेयर, इनमें से कौन सा जो है इसका मैचिंग पेयर है। मैचिंग पेयर वाला करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है। टीयर्स एक्सक्रीशन ऑफ सोल्ट गलत है। स्वेट थर्मो रेगुलेशन बिल्कुल ठीक है। पसीना जो है हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का भी काम करता है, ठीक है। पसीना जब आता है, देखो जब पसीना आता है तो एकदम से जो है एक कोल्ड सेंसेशन फील कर पाते हैं, ठीक है, गर्मियों में, तो क्या करते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए होता है। सलाइवा टेस्टिंग फूड फॉलोइंग इज अ मैचिंग पेयर, सलाइवा टेस्टिंग फूड ये गलत है, टेस्टिंग फूड के लिए तो टंग होती है। सीबम सेक्स अट्रैक्शन बिल्कुल गलत है।
नाइन्थ का हमारे पास जो ऑप्शन बी ठीक है, स्वेट जो है रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को। स्वेटिंग ऑल्सो कॉल्ड, स्वेटिंग का दूसरा नाम परसिपिरेशन होता है या समटाइम हम इसको ट्रांसपिरेशन भी बोल सकते हैं। इज द प्रोडक्शन एंड इवेपोरेशन ऑफ फ्लूइड। इवेपोरेशन यानी कि जो आपको जैसे वो पानी होता है, पानी को अगर आप गर्मी में रख दोगे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, कुछ दिनों बाद इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है, ठीक है, जो कंसिस्ट करता है किसे, प्राइमरली वाटर को, एज वेल एज कुछ अमाउंट में सोडियम क्लोराइड होता है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टेबल सोल्ट जो होता है ना, टेबल सोल्ट का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट सोडियम क्लोराइड होता है, जो कि कुछ मात्रा में जो स्वेट में यानी पसीने में पाया जाता है। दैट इज एक्सक्रीटेड बाय द स्वेट ग्लैंड, जो स्वेट ग्लैंड होते हैं उसके थ्रू वो एक्सक्रीट आउट होता है स्किन ऑफ मैमल्स में, मैमल्स की स्किन में, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट है यूरियोटैलिक एनिमल्स में जो यूरिया है इज फॉर्म्ड बाय द, यूरिया किसके द्वारा फॉर्म होता है, मैंने आपको ये लिखवाया था, क्या था, ऑर्निथिन साइकिल, ये मैंने आपको बताया था, अलग से हमने लिखा भी था। यूरियोटैलिक एनिमल्स में जो यूरिया है वो ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा बनता है। यूरिया इज फॉर्म्ड, यूरियोटैलिक एनिमल्स में जो यूरिया है वो ऑर्निथिन साइकिल के मतलब के द्वारा बनता है। यूरिया इज फॉर्म्ड इन द लीवर, यूरिया जो है लीवर में फॉर्म होता है, जहां पे दो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं अमोनिया के वो कंबाइन होती हैं किसके साथ, एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, किसके प्रेजेंस में, ऑर्निथिन की साइट्रोलाइन, आर्गिनिन और एंजाइम आर्गिनेज के प्रेजेंस में। ये एनसीईआरटी की बुक में इतना डिटेल में नहीं दे रखा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्निथिन साइकिल बोलते हैं। सेलेनोसाइट्स आर द मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन, सेलेनोसाइट जो होता है वो मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर किन में होता है ये बताना। तो करेक्ट ऑप्शन प्लेटीहेल्मिन्थेस होता है। सेलेनोसाइट का आपको दूसरा नाम नहीं पता होगा, फ्लेम सेल्स होता है। अगर यहाँ पे सीधा फ्लेम सेल्स होता तो आप इजिली इसको सोल्व कर सकते थे। यहाँ पे इन्होंने ये वर्ड देके थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बना दिया था, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए सोलेनोसाइट्स और फ्लेम सेल्स एक ही मतलब है, या फिर इसकी और एक और मैंने आपको बताया था यहाँ पे प्रोटोनेफ्रीडिया, ठीक है। ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं किसके, प्लेटीहेल्मिन्थेस के, यानी कि जिसमें क्या आते हैं, फ्लैटवर्म्स आते हैं। ये किसे एक्सक्रीट करते हैं, अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट। उसके बाद एनलिड्स में अगर मैं बात करूं, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है, नेफ्रीडिया होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। मोलस्कस में क्या होता है, किडनी, ये भी मैंने बताई थी। काइनोडर्मेट्स में क्या था, गिल्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे ऑर्थिन साइकिल में, विच वन पेयर ऑफ फॉलोइंग वेस्ट आर रिमूव, मतलब ब्लड से कौन सा इनमें से पेयर जो है रिमूव हो जाता है, कर दिया जाता है ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा। तो करेक्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। जो इन यूरियोटैलिक एनिमल्स में जो यूरिया है वो किससे बनता है, अमोनिया से, ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा। यानी कि मैं करके दिखा देती हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2NH3 यानी कि अमोनिया गिव्स CONH2 यानी कि 2, ये क्या है, यूरिया प्लस यहाँ पे क्या आएगा, वाटर, ठीक है। नेक्स्ट है यूरिक एसिड एक नाइट्रोजनियस वेस्ट होता है। यूरिक एसिड जो है नाइट्रोजनियस वेस्ट किन में होता है ये बताना है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या है, बर्ड्स एंड लिजर्ड्स। बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, अब आपको ये खुद से याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 14 क्वेश्चन की, नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं एलिमिनेटेड मेनली एज, वो किस फॉर्म में जो है मेनली एलिमिनेट होते हैं ये बताना। बेसिकली करेक्ट ऑप्शन बताना इसमें भी आपको। तो यूरिया इन टैडपोल एंड अमोनिया इन, गलत है, अमोनिया टैडपोल में, यूरिया अडल्ट फ्रॉग में, ये ठीक है। देखो अमोनिया की अगर मैं बात करूं, अमोनिया मॉलिक्यूल्स की, तो कैसे होते हैं, स्मॉल और हाईली सोल्यूबल होते हैं वाटर में। अमोनोटैलिक एनिमल्स के में अगर मैं बात करूं, जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है अमोनिया को बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए। सो इट इज फाउंड इन, तो इस वजह से ये एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि टैडपोल हो गया, फ्रॉग का वहां पे पाया जाता है। जब टैडपोल जो है एक मैच्योर फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है तो इट एक्वायर्स, वो क्या एक्वायर कर लेता है, यूरियोटैलिज्म को एक्वायर कर लेता है। नेक्स्ट है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब यहाँ पे हम इसकी बात करेंगे, इससे पहले मैं आपको किडनी का स्ट्रक्चर और कुछ 2-4 बातें इससे रिलेटेड यहीं पे बता देती हूँ। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हम उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। एक मिनट भाई, दोबारा ही बनाना पड़ेगा, ये रेज हो गया।
ये बिल्कुल बेसिक बना रही हूँ मैं पहले इसका। देखो 5 से 7 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है। अगर लेंथ की बात करें तो कितनी 10 से 12 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और ये जो अंदर वाली इसकी विड्थ होती है कितनी होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे होता है क्या हाइलम। हाइलम का क्या काम होता है, एंट्री और एग्जिट जो होती है नर्व्स की, ब्लड वेसल्स की और यूट्रस की, वो इस हाइलम के द्वारा क्या होती है कंट्रोल होती है। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे आपको एक अच्छा सा डायग्राम जो है, ये तो बिल्कुल बेसिक बताने के लिए मैंने बनाया था, एक किडनी का अच्छा डायग्राम बना के उसमें उसके जो भी लेबलिंग वगैरह है वो करके देखेंगे। लेबलिंग करते हैं। देखो ये जो बाहर की तरफ होते हैं इन्हें हम बोलते हैं फैट कैप्सूल। ये क्या करते हैं, किडनी को प्रिवेंट करने के लिए प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड, टू प्रिवेंट किडनी, इनको क्या बोलते हैं फैट कैप्सूल बोलते हैं। उसके बाद जो ये अंदर की साइड आपको दिख रहा है इसका नाम होता है, इसको क्या बोला जाता है कोलम ऑफ बर्टिनी या फिर रेनल कोलम, ठीक है रेनल कोलम, ये भी इसका दूसरा नाम होता है। उसके बाद ये आउटर सरफेस इसको बोलते हैं कोर्टेक्स। ये अंदर वाला जो होता है इसका नाम होता है मेड्यूला, ठीक है। और जो ये अंदर होते हैं मेड्यूला के इसको क्या बोलते हैं मेड्यूला पिरामिड्स बोलते हैं, ये अंदर जो होते हैं। उसके बाद क्या होता है माइनर कैलेक्स, ये जो होता है ये जो राउंड राउंड हमारे पास है इसको बोला जाता है माइनर कैलेक्स, यानी कि फॉर यूरिन, मतलब यूरिन के लिए होता है। उसके बाद ये दूसरा वाला जो यहाँ पे आते हैं यहाँ पे इनको बोलते हैं मेजर कैलेक्स, ठीक है। और जो ये आपको दिख रहा है ये क्या होता है रेनल पेल्विस, ठीक है ये होता है। तो ये थी इसकी बेसिक लेबलिंग जो कि आपके एनसीईआरटी की बुक में इसका डायग्राम दे रखा है, बना रखा है अच्छा खासा, लेकिन स्टिल मैंने दोबारा से बना के आपको बता दिया है यहाँ पे, ठीक है। उससे आगे हम बात करेंगे फंक्शन की। देखो फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसका किडनी का क्या फंक्शन होता है, एक तो ये जो है रिमूव करती है वेस्ट को ब्लड से। उसके बाद रिमूवल ऑफ ड्रग, ब्लड से ड्रग्स का वेस्ट का इनका रिमूवल कौन करता है किडनी करती है। रेगुलेटरी फंक्शन, मतलब कि रेगुलेटरी फंक्शन के कौन से हो सकते हैं, ये आयन की कंसंट्रेट्स को ब्लड में रेगुलेट करती है, ठीक है। वाटर की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करती है, पीएच जो होता है ब्लड का उसको रेगुलेट करती है। एंडोक्राइन एक्टिविटी यानी कि हार्मोन्स की एक्टिविटी को भी ये क्या करती है रेगुलेट करती है, ठीक है। अरिथ्रोपोइटिन होती है किडनी, यानी कि अरिथ्रोपोइटिन क्या होता है, हम जब ब्लड सर्कुलेशन वाला चैप्टर करे थे वहां पे मैंने आपको बताया था आरबीसी की फॉर्मेशन को ये क्या करती है, मतलब आरबीसी की फॉर्मेशन में मदद करती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे नेफ्रॉन आते हैं हमारे पास। नेफ्रॉन क्या होता है, एक ट्यूब होती है एपिथेलियल सेल्स या टिश्यूज की, यानी कि ये बेसिकली नेफ्रॉन क्या होती है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किसकी किडनी की। 1 मिलियन नेफ्रॉन, मतलब कि 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं पर किडनी, ठीक है। 1 मिलियन में कितने होते हैं, यानी कि 10 लाख अप्रोक्सीमेट। अगर मैं नेफ्रॉन के पार्ट्स की बात करूं तो इसमें हमारे पास जैसे कि डिस्टल कॉन्वोलेटेड, प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड, सिंपल स्क्वेमस, हेनलीज लूप, ये सारे आगे हम पढ़ेंगे अच्छे से, मतलब कि जिस भी हिसाब से क्वेश्चन हमारे पास आएंगे वो हम वहां पे आगे पढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे जिस हिसाब से भी हमारे पास क्वेश्चन होगा तो हम वहां से उसी प्रकार से समझ लेंगे चीजों को। 15th क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, कौन सी कंडीशन के प्रेजेंस की वजह से यूरिया में इंडिकेटिव होता है और डायबिटीज मेलिटस का क्या कंडीशन होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होता है कीटोन्यूरिया एंड ग्लाइकोसूरिया। आप ध्यान से सुनो, प्रेजेंस अगर कीटोन बॉडीज की यूरिया में है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं कीटोन्यूरिया, और अगर ग्लूकोज की यूरिन में प्रेजेंस होती है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। ये इंडिकेटिव होते हैं डायबिटीज मेलिटस के।
हाई कीटोन का जो लेवल होता है यूरिन में वो क्या इंडिकेट कर सकता है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस यानी कि DKA हम इसे बोल सकते हैं, उसको क्या करता है, इंडिकेट करता है। ये एक कॉम्प्लिकेशन होती है डायबिटीज की जो कि कोमा या फिर इवन डेथ मतलब हो सकती है इस केस में, ठीक है, इतनी फैटल होती है ये। रेनल ग्लाइकोसूरिया की अगर मैं बात करूं जिसका दूसरा नाम रेनल ग्लूकोसूरिया भी होता है, ये एक रेयर कंडीशन होती है जिसमें कि जो सिंपल शुगर ग्लूकोज होता है वो एलिमिनेट हो जाता है, एलिमिनेट किया जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है यूरिया में, डिस्पाइट नॉर्मल मतलब किसके बजाय, नॉर्मल या फिर लो ब्लड ग्लूकोज लेवल के बजाय, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 16th क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायलिसिस, के प्रिवेंशन में कौन सा इनमें से मदद करता है। डायलिसिस होता है कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है, यानी कि लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन को जो प्रिवेंट कर सके, कौन सा इनमें से उसको मदद करता है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन सोडियम एंड वाटर, बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ये करेक्ट है। मैंने पढ़ने से पहले आप क्वेश्चन ही रीड किया था तभी मैंने ये रीअब्जॉर्प्शन वाली बात बता दी थी आपको। आप ध्यान से सुनो, एडर्नल कोर्टेक्स जो है वो सिक्रीट करता है किसे, मिनरल कोर्टिकोइड्स को, जैसे कि मिनरल कोर्टिकोइड्स में सबसे मेन कौन सा होता है, एल्डोस्टेरोन, जो कि इंक्रीज करता है सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को और वाटर को रेनल ट्यूब्यूल से, जो प्रिवेंट करती है किसे, डायलिसिस। डायलिसिस एक कंडीशन होती है जिसमें कि किडनी जो है बहुत ज्यादा बॉडीली फ्लूइड जो भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है उसको फिल्टर करती है। यहाँ पे एक ANF आर्टेरियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर टर्म दे रखी है, ये 28 अमाइनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है जो कि सिक्रेट होता है मेनली किसके द्वारा, हार्ट की आर्टरिया के द्वारा, किसके रिस्पॉन्स में, आर्टरियल स्ट्रेच के रिस्पॉन्स में। ANF जो है एक्ट करता है किसके ऊपर, किडनी के ऊपर, क्या, टू इंक्रीज सोडियम, उसका सोडियम एक्सक्रीशन को इंक्रीज करने के लिए, और GFR टू एंटागोनाइज वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड टू इनहिबिट रेनल सिक्रेशन, मतलब कि क्या करने के लिए, ये सोडियम के एक्सक्रीशन को इंक्रीज करता है। GFR एक टर्म हमारे पास मतलब आगे पढ़ेंगे हम, GFR में बता दूंगी क्या होता है, टू एंटागोनाइज रेनल वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड टू इनहिबिट, रेनल की जो सिक्रेशन होती है, बहुत ज्यादा रेनल की सिक्रेशन होती है, उसको क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे मैच द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन के जो पार्ट्स है जो मैंने बताया था उनके फंक्शन से उनको मैच करना है, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन तो यहीं पे हमारा हो जाएगा, मतलब एक पार्ट जो है मेजर पार्ट वो यहीं पे हमारा क्लियर हो जाएगा मुझे ऐसा लगता है। क्या यहाँ पे PCT दे रखा है, DCT यानी कि डिस्टल, PCT नहीं, असेंडिंग डिसेंडिंग, तीन ही है क्या हमारे पास, डिस्टल, ठीक है। एक बार इसको जो है जो फंक्शंस है जितने भी रेनल ट्यूब्यूल्स के उनको देख लेते हैं करके, उनको समझ के देखते हैं एक बार, ठीक है। मैं बता देती हूँ यहीं पे आपको, देखो सबसे पहला हमारे पास क्या है, PCT, जिसको मतलब हम क्या लिखते हैं, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिसको हम बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसका फंक्शन याद रखोगे, 70 to 80% जो वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट्स जो है इसमें क्या हो जाते हैं, रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। 90% हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, यानी कि HCO3 नेगेटिव। उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, जैसे न्यूट्रिएंट्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स में ग्लूकोज, उसके बाद अमाइनो एसिड जो हो सकते हैं हमारे फैटी एसिड वगैरह, ये सब जो हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए क्या होते हैं, रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, यानी कि ये कंप्लीटली एक्टिव मैंने बोला है तो इसका मतलब क्या है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएंगे ये। मैक्सिमम जो है रीएब्जॉर्प्शन की अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन की, तो वो कहां पे, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन जो इसका होता है वो किस वजह से होता है, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये मेन साइट होती है किसकी, ट्यूबुलर सिक्रेशन की, मेन साइट ऑफ ट्यूबुलर सिक्रेशन, ठीक है, मेन साइट होती है। ये तो था किसके बारे में, PCT के बारे में। हाँ एक और लाइन बता देती हूँ, मतलब ये एक्स्ट्रा इससे रिलेटेड नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मेरे को याद आ गया। मेड्यूला के पास जो है हाई ऑस्मोलैरिटी होती है सोडियम क्लोराइड और यूरिया के बीच में, यानी कि 400 से 1200। कोर्टेक्स के कंपैरिजन में आप ये याद रखोगे, कोर्टेक्स की कंपैरिजन में जब हम बात करते हैं तो मेड्यूला की जो है ऑस्मोलैरिटी वो काफी ज्यादा होती है। पोटेशियम जो है सिर्फ और सिर्फ मतलब इकलौता मिनरल होता है जो रीएब्जॉर्ब्ड और सिक्रेट होता है इसके द्वारा, ठीक है।
पीसीटी में अगर और बात करूं मैं, जो कंसंट्रेशन होती है फिल्ट्रेट की वो सेम रहती है, ठीक है, यानी कि ब्लड के सिमिलर रहती है, आइसोटोनिक टू ब्लड। और हाइड्रोजन और पोटेशियम आयन की अगर मैं बात करूं तो ये सीक्रेट किसके मतलब सीक्रेटेड फॉर पीएच मेंटेन और आयनिक बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे हेनलेज लूप की। दूसरा हमारे पास क्या है, हेनलेज लूप। ये क्या होता है, देखो ये दो लिम्ब होती है इसमें, एक होती है डिसेंडिंग, एक होती है असेंडिंग। मैं पहले डिसेंडिंग लिम्ब बता देती हूँ। डिसेंडिंग लिम्ब में क्या होता है इसकी, ये वाटर को एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब वाटर पैसिवली, एब्जॉर्ब वाटर पैसिवली। तो जो कंसंट्रेशन होती है फिल्ट्रेट की वो इस दौरान बढ़ जाती है, ठीक है, मतलब कि ये वाटर को पैसिवली एब्जॉर्ब कर सकती है, तो कंसंट्रेशन फिल्ट्रेट की क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब अगर दूसरी तरफ मैं इसके असेंडिंग लिम्ब की बात करूं, हेनलेज लूप के दो लिम्ब होते हैं, एक असेंडिंग और डिसेंडिंग। डिसेंडिंग मैंने बताया। अगर मैं असेंडिंग लिम्ब की बात करूं तो ये NaCl सोडियम क्लोराइड को पैसिवली रीएब्जॉर्ब करती है, और एक्टिवली मतलब कि थिक सेगमेंट होते हैं, कंसंट्रेशन जो होती है फिल्ट्रेट की वो इसमें डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डीसीटी की। यहाँ पे देखो सारी मतलब ये एनसीईआरटी का ही मैं आपको बता रही हूँ, आप एनसीईआरटी में मतलब सेम चीजें लिखी हुई है, इस वजह से मैं आपको वर्बली बोल के सारी चीजें बता रही हूँ, ये आपको एज इट इज याद रखना है। तीसरी अगर मैं बात करूं किसकी, डीसीटी यानी कि डिस्टल कॉन्वेटिव ट्यूबुल की अगर मैं बात करूं, इसमें क्या होता है, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है। इसमें क्या होता है, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है किसका, वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट्स का, किसका, वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट्स का कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है। जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है डीसीटी का, प्रोक्सिमल का मतलब होता है जो पास वाला, डीसीटी का जो पास वाला पार्ट होता है उसमें क्या होता है, NaCl का रीएब्जॉर्प्शन होता है। उसमें क्या होता है, NaCl का रीएब्जॉर्प्शन एक्टिवली, किसकी वजह से, जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन उसमें प्रेजेंट होता है उसकी वजह से NaCl का एक्टिवली क्या होता है, वहां पे रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। उसके बाद अगर मैं डिस्टल पार्ट की बात करूं, इसके डिस्टल यानी कि दूर वाले के डिस्टल पार्ट के, डीसीटी के डिस्टल पार्ट की अगर मैं बात करूं, तो जो वाटर है इसमें पैसिवली एब्जॉर्ब हो जाता है, किसकी वजह से, मतलब ड्यू टू जो इसमें ADH होता है, मतलब ADH हार्मोन जो होता है उसकी वजह से वाटर इसमें पैसिवली एब्जॉर्ब होता है, जिसका नाम क्या होता है, फेकुलेटिव रीएब्जॉर्प्शन, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, फेकुलेटिव रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। उसके बाद अगर आगे मैं बात करूं, जो सेम अमाउंट ऑफ HCO3 नेगेटिव होता है वो भी क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन कर लेता है डीसीटी में, ठीक है। HCO3 नेगेटिव रीएब्जॉर्प्शन किस में होता है, HCO3 का, ये याद रखोगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक ही उसमें लिख रही हूँ, जो पीछे हमने पढ़ा पीसीटी और डीसीटी दोनों में होता है। अगर मैं बात करूं किसकी, हाइड्रोजन H पॉजिटिव की, पोटेशियम आयन की, अमोनिया की, और तो इनमें इनका जो सिलेक्टिव सिक्रेशन होता है वो किस में होता है, डीसीटी में होता है, ठीक है। तो तीन यहाँ पे हमने पढ़ लिए हैं। अब हम बात करेंगे कलेक्टिंग डक्ट की। अब बात करेंगे यहाँ पे क्या, कलेक्टिंग डक्ट की है। देखो इसमें जो लार्ज अमाउंट होता है वाटर का, कुछ सोल्ट एब्जॉर्ब हो जाते हैं, सेलेक्टिव सिक्रेशन होता है H पॉजिटिव और K पॉजिटिव आयन का, कंसंट्रेशन फिल्ट्रेट की इसमें इंक्रीज हो जाती है। जनरली हाइपरटोनिक यूरिन जो है वो यहाँ पे बनता है। हाइपरटोनिक का मतलब होता है जो ज्यादा कंसंट्रेशन में और ज्यादा pH का होता है। बेसिकली ह्यूमन जो है वो ऑलमोस्ट 4 गुना ज्यादा कंसंट्रेशन यूरिन की इनिशियल फिल्ट्रेट के मुकाबले प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखो भाई, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया होता है वो फिल्ट्रेट में एंटर करता है थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब के जरिए, और यूरिया जो है वापस इंटरस्टिशियल फ्लूइड यानी मेडुला में चला जाता है, ठीक है। तो ये था भाई ओवरऑल जो रेनल ट्यूब्यूल्स के जो फंक्शंस वगैरह थे जो हमने यहाँ पे कर लिए हैं।
उसके बाद आगे जो है अब पीवाई को सोल्व करते हैं, फिर देखेंगे जिस हिसाब से हमारे पास चीजें आएंगी। तो यहाँ पे मैंने आपको ये चारों चीजें बता दी हैं, तो यहाँ पे हमें इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। ठीक है, डिसेंडिंग लिम्ब में हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ओनली। ठीक है, हमने किया था। उसके बाद जो है प्रोक्सिमल पीसीटी में क्या आएगा, आयंस का, वाटर और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का रीअब्जॉर्प्शन था, ये हमने देख लिया था। उसके बाद जो है असेंडिंग लिम्ब में बात करूं तो इसमें सोल्ट का हो रहा था रीअब्जॉर्प्शन, और डिस्टल कॉर्निलेटेड में क्या हो रहा था, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, आयन एंड वाटर। ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 18th क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन की फॉर्मेशन के लिए कौन सा जो है इनमें से रिस्पॉन्सिबल होता है। लो लेवल ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन नहीं, एडीटी का लो, एडीएच का लो लेवल नहीं, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलरिटी टुवर्ड्स इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम इन द किडनीज, ये बिल्कुल ठीक है। सिक्रेशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन बाय जस्टा जेजी कॉम्प्लेक्स नहीं, ये नहीं। देखो बी ऑप्शन करेक्ट है। मैं आपको ये एक्सप्लेन करने वाली हूं कैसे ये करेक्ट है। देखो जो लूप ऑफ हेनले होता है वासा रेक्टे के अलोंग, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूरिन की कंसंट्रेशन में। जो प्रोक्सिमिटी होती है किसके बीच में, लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा के बीच में, और एज वेल एज जो काउंटर करंट होता है उनके बीच में, वो किसमें मदद करता है, एक मतलब जो इंक्रीज्ड ऑस्मोलरिटी है उसको मेंटेन रखने में, किसके टुवर्ड्स, इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम के दौरान, मतलब के तरफ। ठीक है, दिस मैकेनिज्म हेल्प्स टू मेंटेन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये मैकेनिज्म किस चीज में मदद करता है, जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है उसको मेंटेन रखने में मदद करता है मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। सो ह्यूमन यूरिन जो होता है वो नियरली 4 गुना ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है किसके कंपैरिजन में, जो इनिशियल फिल्ट्रेट बना था। ठीक है, तो जो यूरिन कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म है वो एक फंडामेंटल रोल प्ले करता है किसकी रेगुलेशन में, वाटर और सोडियम की एक्सक्रीशन में बेसिकली। तो ये था पूरा इसका क्या एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको दे दी। यूज ऑफ एन आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग होमोडायलिसिस में रिजल्ट इन, एक आर्टिफिशियल किडनी का यूज करना हीमोडायलिसिस के दौरान में रिजल्ट इन, किस में, मतलब कौन से, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट बताना है कौन सा होगा। तो देखो, तो नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्ड अप इन द बॉडी में बिल्डअप नहीं होते। नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस, गलत है, एलिमिनेशन ही नहीं होगा तो बॉडी से फिर क्या मतलब फायदा। रिड्यूस्ड रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देते हैं, बिल्कुल ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से ही ठीक है। रिड्यूस्ड आरबीसी प्रोडक्शन, ये भी ठीक है। तो सी और डी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है, आप ध्यान से समझो। स्टेटमेंट 3rd and 4th आर करेक्ट। डायलिसिस जो है एक प्रोसेस होता है, डायलिसिस एक प्रोसीजर होता है जो कि किसका सब्स्टिट्यूट होता है, मैनी ऑफ द नॉर्मल फंक्शन, जो कि बॉडी के मतलब किडनी के जो भी नॉर्मल फंक्शंस होते हैं उनका क्या होता है, सब्स्टिट्यूट होता है। तो इसमें क्या होता है, तो एक तो ये रिमूव करता है वेस्ट को, सोल्ट को, और जो भी एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको रिमूव करता है, क्या प्रिवेंट करने के लिए, बॉडी में, मतलब बॉडी में वो ज्यादा बिल्डअप ना हो जाए उसको प्रिवेंट करने के लिए सबको रिमूव करता रहता है। दूसरा, ये एक सेफ लेवल जो है सर्टेन केमिकल का ब्लड में मेंटेन रखता है, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब इन सब का लेवल जो है क्या रखता है, मेंटेन रखता है, ताकि बीपी यानी ब्लड प्रेशर जो है वो भी कंट्रोल में रह सके। उसके बाद देयर विल बी रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन, मतलब कि जो 3rd पॉइंट हमारे पास यहाँ पे रिड्यूस्ड रीएब्जॉर्प्शन होता है किसका, कैल्शियम आयन का, जीआईटी से, यानी कि जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से। डी क्या है, आरबीसी की प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू किसकी वजह से, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की रिडक्शन की वजह से। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन क्या करता है, आरबीसी की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसमें क्या आएगा, सी एंड डी, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 और सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है, मैच करना फिर सेलेक्ट करना कौन सा आएगा। ठीक है, ग्लाइकोसूरिया यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, ग्लाइकोसूरिया में क्या करेक्ट आएगा, अच्छा नीचे दे रखा है पूरा ये, ठीक है ठीक है ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज आएगा यहाँ पे, मिसिंग है ये। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन नेफ्रिटिस
नेफ्रिटीज ऑफ ग्लूकोज यूरिन, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद गाउट में हमारे पास क्या होता है, ये एक मतलब इस दौरान, इस बीमारी के दौरान, इस डिसीज के दौरान क्या हो जाता है, यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है जॉइंट्स में। एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा होना, जमा हो जाना। उसके बाद रेनल कैल्कुली की मैं बात करूँ, ये मास होता है क्रिस्टलाइज्ड सोल्ट का, जो कि किडनी के अंदर होता है, विद इन होता है। ग्लोमेरुलर की बात करूँ, इन्फ्लेमेशन किसमें, ग्लोमेरुली में। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ग्लाइकोसूरिया जो है डिनोट करता है प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज किसमें, यूरिन में। गाउट का मतलब क्या होता है, गाउट किसी वजह से होता है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल की अगर जॉइंट में डिपोजिशन हो जाए, उसकी वजह से क्या होता है, गाउट की कंडीशन होती है। रेनल कैल्कुली की बात करूं तो ये प्रेसिपिटेट होते हैं किसके, कैल्शियम फोस्फेट के, जो कि पेल्विस, जो किडनी का पेल्विस वाला रीजन होता है। आप एक बार किडनी का अपनी एनसीईआरटी बुक में डायग्राम खोल के एक बार उसकी लेबलिंग अच्छे से याद रख लो सबसे पहले, ठीक है। तो जो रेनल कैल्कुली होते हैं ये प्रेसिपिटेट होते हैं कैल्शियम फोस्फेट के, जो कहां पे प्रोड्यूस होते हैं, किडनी के पेल्विस वाले रीजन में। ग्लोमेरुलर नेफ्रिटिस की बात करूं तो ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है ग्लोमेरुलस की, जो कि कैरेक्टराइज्ड किसके द्वारा कैटेगराइज्ड होती है, प्रोटोन्यूरिया और हीमोमेटेरिया के द्वारा, ठीक है, हीमेटूरिया के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, इनमें से हमारे पास कौन सी होगी। तो डिसेंडिंग लिम्ब इनपरमिएबल, गलत है, ये परमिएबल होती है। डिसेंडिंग वाली तो परमिएबल होती है, यानी कि वो अलाउ करती है वाटर को। असेंडिंग लिम्ब ऑफ इज परमिएबल टू वाटर, गलत है, ये इम्परमिएबल होती है वाटर के। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू, डिसेंडिंग परमिएबल होती है वाटर के लिए, गलत हो गया, ठीक है। असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले इज पर इम्परमिएबल, बिल्कुल ठीक है, डी हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये इसके हेनलेस लूप के बारे में असेंडिंग और डिसेंडिंग पढ़ाते टाइम मैंने बता दिया था आपको। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप जो होती है हेनले की, वो परमिएबल होती है वाटर के लिए, लेकिन इम्परमिएबल होती है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। जबकि अगर मैं बात करूँ असेंडिंग लिम्ब की, तो वो इम्परमिएबल होती है वाटर के लिए, लेकिन परमिएबिलिटी उसकी इलेक्ट्रोलाइट के अगेंस्ट होती है, ठीक है। डिसेंडिंग लिम्ब जो होती है हेनले की, वो रिसीव करती है आइसोटोनिक फ्लूइड। आइसोटोनिक का मतलब क्या है, जिसकी 300 मीटर ऑस्मोलरिटी पर लीटर हो, ठीक है। फ्लूइड किससे, प्रोक्सिमल यानी पीसीटी से, यानी प्रोक्सिमल कॉन्वर्टिव ट्यूबल से वो एक आइसोटोनिक फ्लूइड को रिसीव करती है। उसके बाद जो सब्सटेंस रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं पीसीटी में, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, यूरिया, वाटर, पोटेशियम, सोडियम, क्लोराइड, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लैक्टेज, फॉस्फेट एंड बाइकार्बोनेट उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मैमल्स में कौन सी ब्लड वेसल जो है वो नॉर्मली कैरी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया, जो है कौन सी मैमल मतलब कौन सी ब्लड वेसल जो है कैरी करती है। ये क्वेश्चन मैक्सिमम और मिनिमम, मैंने आपको बोला था कि आप इसको याद रख लेना, क्या आएगा, हेप्टिक वेन। इसी वजह से मैंने बोला था, क्योंकि ऐसे इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको मिनिमम और मैक्सिमम दोनों का पता होना चाहिए। हेप्टिक वेन जो है किस वजह से, क्योंकि जो लीवर है वो क्या प्रोड्यूस करता है, यूरिया को प्रोड्यूस करता है और अदर वेस्ट मटेरियल को भी। उसके बाद वो क्या करता है, उसे राइट वेंट्रिकल जो होता है हार्ट का, उसमें उसको पोर कर देता है, यानी कि बेसिकली पोर का मतलब क्या होता है, उसमें उसको खाली कर देता है, किस काम के लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए। जो हार्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ब्लड को वेरियस पार्ट जो होते हैं बॉडी के, मतलब वहां पे मतलब हार्ट से जो वेरियस पार्ट होंगे बॉडी के, वहां पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो जो इम्प्योर ब्लड होता है वो हेप्टिक वेन के द्वारा और जो मतलब और भी जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओर्टा में। तो दिस विल ऑटोमेटिकली इंप्लाई, ये ऑटोमेटिकली इंप्लाई करता है कि जो रेनल आर्टरी होती है वो कंटेन करती है कम इम्प्योर ब्लड, किसके कंपैरिजन में, हेप्टिक वेन के कंपैरिजन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फेवर द फॉर्मेशन, जो लार्ज क्वांटिटी है डाइल्यूट यूरिन की, इनमें से कौन सा उसको फेवर नहीं करता है वो बताना है। देखो कैफीन तो करता है डाइल्यूट यूरिन की फॉर्मेशन। आप ज्यादा चाय कॉफी किसी दिन पी लो तो आपको जो है बार बार यूरिन करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके बाद एट्रियल ये भी होता है अल्कोहल की वजह से भी। रेनिन यहाँ पे हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, रेनिन। अब ध्यान से समझो, जो सिक्रेशन होता है किसका, रेनिन का, वो किसके द्वारा इंड्यूस होता है, एक ब्लड प्रेशर जब बीपी में डिक्रीज हो जाए, जब बीपी डिक्रीज हो जाए तो उस दौरान रेनिन का सिक्रेशन होता है। देखो या तो ब्लड प्रेशर बेशक डिक्रीज हो रहा है या ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो, दोनों में से किसी में भी अगर किसी प्रकार डिक्रीजमेंट आ रहा है तो उस दौरान क्या होता है, रेनिन का सिक्रेशन होता है। ये मेंटेन करता है प्रॉपर ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम के लेवल को। इट हैज नो रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ, जो लार्ज क्वांटिटीज होती है यूरिन की, इससे इसका कोई लेना देना नहीं होता। मैं बताती हूँ रेनिन का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो क्या होता है, देयरफॉर टू इवेंचुअली कॉज, वो ब्लड प्रेशर में इंक्रीज लाने के लिए होता है, जो कि लीड करता है टू रिस्टोरेशन ऑफ परफ्यूजन प्रेशर इन द किडनीज। रेनिन इज सीक्रेटेड फ्रॉम जक्स्टाग्लोमेरुलर किडनी सेल्स, जे जी सेल से जो है किडनी
किडनी के जो जेजी सेल्स होते हैं वहां से रेनिन सिक्रेट होता है, जो कि क्या करता है, सेंस कर लेता है चेंजेस को। रेनल परफ्यूजन प्रेशर में अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो उसको वो पहले ही सेंस कर लेता है। उसके बाद विया किसकी मदद से, स्ट्रेच रिसेप्टर्स की मदद से, किसमें, वेस्कुलर वॉल्स में। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या आएगा, बी आएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे 24th क्वेश्चन की, रिमूवल ऑफ प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। अगर नेफ्रॉन में से पीसीटी को रिमूव कर दे तो उसकी वजह से क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा मोर डायल्यूटेड यूरिन। उसकी वजह से क्या होगा, ज्यादा डायल्यूटेड यूरिन जो है प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पे समझो, जनरली जितना भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है और 70 से 80% जो इलेक्ट्रोलाइट और वाटर होते हैं वो पीसीटी के द्वारा रीअब्सॉर्ब होते हैं, जो मैंने आपको बता दिया था। अगर पीसीटी का रिमूवल हो जाए नेफ्रॉन से तो इसकी वजह से क्या होगा, यूरिन का डाइल्यूशन होगा। ह्यूमन यूरिन इज यूजली एसिडिक बिकॉज, ह्यूमन का यूरिन जो है एसिडिक होता है यूजली, क्यों, ऐसा क्यों होता है, एक्सक्रीटेड प्लाज्मा प्रोटीन, पोटेशियम सोडियम एक्सचेंज, हाइड्रोजन आर सिलेक्टिवली सीक्रेटेड इनटू, बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखो यूरिन के पास जो एसिडिक नेचर होता है क्योंकि जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो किसके कंपोनेंट होते हैं, एसिड के कंपोनेंट होते हैं, जो कि सिक्रीट होते हैं, विच आर सिक्रेट, जो कि फिल्ट्रेट में सिक्रीट होते हैं। और जहां पे भी H पॉजिटिव आयन होंगे इसका मतलब क्या होगा, वो एसिडिक नेचर का होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज एन इंक्रीज इन सोडियम रीअब्जॉर्प्शन में डिस्टल डीसीटी के सोडियम डीसीटी में सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को कौन इंक्रीज करता है, किसकी वजह से इंक्रीज होता है वो बताना है। इनकी बिल्कुल ठीक है, एल्डोस्टेरोन लेवल, ये मैंने आपको लिखवाया भी था, आप ध्यान से सुनो। एल्डोस्टेरोन हार्मोन की अगर मैं बात करूं जो कि एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा रिलीज होता है, वो बॉडी को मतलब हेल्प्स द बॉडी, उस बॉडी को मदद करता है कि वो ब्लड प्रेशर जो है उसको रेगुलेट रख सके। ठीक है, एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ट्यूब्यूल्स जो होती है किडनी की उनको कोज करता है कि वो रीअब्जॉर्प्शन सोडियम और वाटर का ब्लड में इंक्रीज करती है। तो ये जो होता है दिस इंक्रीजेज, ये जो वॉल्यूम होती है फ्लूइड की बॉडी में उसको इंक्रीज कर देता है, जो कि बीपी को भी अल्टीमेटली इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ओवरऑल जो है इसका रीजन था। अब यहाँ पे मैं आपको जो है एक टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ यूरिन फॉर्मेशन का। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन का मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ, हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास इससे रिगार्डिंग नहीं आए थे, लेकिन स्टिल मैं आपको ये टॉपिक समझा दूंगी। अभी स्पेस बना के सबसे पहले समझते हैं कि यूरिन की जो फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है, क्या क्या उसमें प्रोसेस फॉलो होते हैं। तीन प्रोसेस होते हैं यूरिन की फॉर्मेशन में। एक सबसे पहला हमारे पास होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सबसे पहला प्रोसेस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। उसके बाद आता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, फिर हमारे पास आता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। ठीक है, ये तीन स्टेप होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, फर्स्ट स्टेप की, विच इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाले प्रोसेस की बात करेंगे। तो अकर इन माल्फिजियन बॉडी, ये किस में होता है, माल्फिजियन बॉडी में, अकर इन माल्फिजियन बॉडी। ठीक है, यानी कि बेसिकली इसमें क्या होता है, ये एक पैसिव प्रोसेस होता है। देखो, एक तो ये माल्फिजियन बॉडी में होता है, दूसरा अगर इसके बारे में बात करूँ ये एक पैसिव प्रोसेस होता है, यानी कि एटीपी वगैरह की कोई नीड नहीं होती। तीसरा क्या है, ये कोई सेलेक्टिव प्रोसेस नहीं होता, नॉट अ सेलेक्टिव प्रोसेस, ये एक सेलेक्टिव प्रोसेस नहीं होता है। फोर्थ वन क्या होगा, जो ब्लड होता है वो फिल्टर्ड हो जाता है किसके थ्रू, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के थ्रू। ब्लड इज फिल्टर्ड थ्रू फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू क्या है, ब्लड फिल्टर हो जाता है। यानी कि यहाँ पे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कौन सी हो सकती है, देखो, एक तो हो सकता है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ठीक है, एंडोथीलियम। दूसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, फिर हमारे पास क्या होते हैं, बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स मेम्ब्रेन, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, इनर कैप्सूल। देखो क्या होता है फिफ्थ स्टेप, देखो 4 मैंने पॉइंट बता दिए, फिफ्थ पॉइंट इसका क्या है,
फॉर्म्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को क्या करते हैं, ये फॉर्म करती है। स्पेलिंग अपनी देख लेना भाई, ठीक है। यानी कि ब्लड से ब्लड कॉर्पस्कल्स में इसको ट्रांसफर मतलब कि क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है प्लाज्मा प्रोटीन वगैरह में। तो देखो अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, ये एक प्रोटीनलेस प्लाज्मा होता है, ग्लूकोज इसमें प्रेजेंट, मतलब प्रोटीनलेस प्लाज्मा इसमें प्रेजेंट होते हैं, ग्लूकोज प्रेजेंट होते हैं, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड और मिनरल्स और यूरिया ये सब प्रेजेंट होता है। लेकिन क्या प्रेजेंट नहीं होता, ये क्या याद रखोगे, ना तो आरबीसी होती है, ना डब्ल्यूबीसी होती है, ना प्रोटीन होते हैं और ना प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। ये चारों चीजें जो हैं पहले प्रोसेस में नहीं होती। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 20% प्लाज्मा जो है वो इसमें क्या होता है, फिल्टर हो जाता है। क्या बोला मैंने, सिर्फ 20% प्लाज्मा जो है वो यहाँ पे फिल्टर होता है इसमें। आगे बात करेंगे, अभी वर्बली सुनना इसको, जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ। पहला क्या है, जीएचपी। जीएचपी का मतलब क्या होता है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इसको बोलते हैं, यानी कि 60 से 70 mm ऑफ एचजी जो है ये नॉर्मल प्रेशर होना चाहिए। ये क्या होता है, ड्यू टू डायमीटर डिफरेंस, ये कब बढ़ता करता है, डायमीटर डिफरेंस की वजह से। बीसीओपी एक होता है ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ये 28 से 30 mm ऑफ एचजी होना चाहिए प्लाज्मा प्रोटीन के कारण ये होता है। सीएचपी की बात करूं, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये 20 mm एचजी होना चाहिए, किसकी वजह से, कैप्सुलर फ्लूइड की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जीएफआर की, जीएफआर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, मैंने आपको पीछे कहीं बताया था किसी क्वेश्चन में, कि मैं आगे आपको बताऊंगी कि जीएफआर होता क्या है। क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हम इसे बोलते हैं, यानी कि क्या होता है, अमाउंट ऑफ ग्लोमेरुलर फ्लूइड जो कि फिल्टर्ड होता है हर एक नेफ्रॉन के द्वारा 1 मिनट में। वैल्यू इसकी, इस वैल्यू पे क्वेश्चन आता है 125 मिलीलीटर पर मिनट, और अगर लीटर में पूछा जाए पर डे तो वो होता है 180 लीटर्स पर डे। ये इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। यहाँ पे जीएफआर ऐसे नॉर्मली नहीं पूछा जाता, ज्यादा मेजरली क्वेश्चन यहाँ पे इसके ऊपर आएंगे आपको, ठीक है। किडनी जो है वो रिसीव करती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्डिक आउटपुट, ठीक है, यानी कि 1/5 पार्ट जो होता है कार्डिक आउटपुट का, यानी कि 20% पार्ट जो होता है वो क्या करती है, किडनी रिसीव करती है। यानी कि 1100 से 1300 ml जो है ब्लड, ml ऑफ ब्लड इन अ मिनट, 1 मिनट में। उसके बाद एक दूसरे पॉइंट, दूसरा टर्म हमारे पास है आरपीएफ। आरपीएफ इसका क्या मतलब होता है, रेनल प्लाज्मा फ्लो। ये क्या होता है, अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा का अमाउंट होता है जो कि डिलीवर होता है किडनी को 1 मिनट में, यानी कि इसकी भी वैल्यू याद रखोगे 1100 से 1300 ml, ठीक है। यानी कि इसका जो 55% होता है, कितना, आरपीएफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 650 to 700 ml, ठीक है। अगर मैं 20% आरपीएफ की बात करूं तो यानी कि 650 से 700 ml के 20% को निकाला जाए तो कितना होगा, जीएफआर की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 125 मिलीलीटर, जो हमने ऊपर देख ली थी, पर मिनट, ठीक है। नेक्स्ट हम अब सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, जिसमें हमारे पास क्या है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इसमें क्या होता है, जो 99% ऑफ 180 लीटर पर डे यूरिन जो होता है, उसका 99% जो रिजॉर्प्शन होता है यूरिन का पर डे, वो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के द्वारा होता है। अब यहाँ पे पहला पॉइंट देखो, जो इसेंशियल सब्सटेंस होते हैं, इसेंशियल सब्सटेंस जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं कहाँ पे, ट्रांसफर इनटू ब्लड, ब्लड में ट्रांसफर होते हैं किसके द्वारा, फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट थ्रो रेनल ट्यूब्यूल के द्वारा, ठीक है। यानी कि इसेंशियल सब्सटेंस वगैरह ट्रांसफर हो जाते हैं ब्लड में। उसके बाद सेकंड क्या है, ये किस में होता है, अकर इन पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट जो होती है वो इसमें, उनमें होता है। तीसरा हमारे पास क्या, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट दोनों के थ्रू हो जाता है। यहाँ पे याद क्या रखना है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए कौन सा होता है, कौन से जो हमारे पास सब्सटेंस, एक तो ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम, अमाइनो एसिड। अगर मैं यहाँ पे पैसिव की बात करूं, पैसिव के जरिए कौन सा होता है, वाटर, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट यानी कि SiO3 नेगेटिव, और क्या होता है, यूरिया। ये यहाँ पे आप इसमें याद रखोगे। ट्यूबुलर सिक्रेशन की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या होता है, अभी बता देती हूं। थर्ड पॉइंट क्या है,
ट्यूबुलर सिक्रेशन, जिसको हम टीएस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो ये क्या करता है, जो रिलीज करता है लार्ज वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड से, मतलब कि ब्लड से जो इतने भी लार्ज वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको रिलीज करता है, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बाय रेनल ट्यूब्यूल। एक्टिव प्रोसेस होता है पीसीटी, डीसीटी या कलेक्टिंग ट्यूब में ये होता है। और उसके बाद यहाँ पे देखो, ये तो मैंने आपको नॉर्मल बता दिया। अब जो भी मैंने आपको तीनों स्टेप बताए थे, थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ, समझा देती हूँ। देखो यहाँ पे पहला प्रोसेस होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का, ठीक है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन के लिए चला जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का। यहाँ पे ये दूसरा क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन। यहाँ पे क्या हो गया, इसका रीएब्जॉर्प्शन होता है। रीएब्जॉर्प्शन होके ये जो होता है ये क्या हो जाता है, यहाँ पे ये जो ब्लड होता है इसमें चला जाता है ये, ठीक है। ये यहाँ पे क्या होता है, ब्लड में चले जाते हैं ये सब्सटेंस, ठीक है। और इसका नाम क्या होता है, इसका पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी, इसका नाम क्या होता है, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी हम इसे बोल सकते हैं। उसके बाद थर्ड यहाँ पे क्या होता है, सिक्रेशन। सिक्रेशन की ये जो यहाँ पे आ गया था, इसका सिक्रेशन वापस यहाँ पे हो जाता है, इसमें चला जाता है ये। तो ये क्या हो गया, थर्ड प्रोसेस सिक्रेशन का। ये क्या होती है, रेनल ट्यूब्यूल होती है। और ये यहाँ पे क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट लगे होते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका ओवरऑल डायग्राम होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। एक मिनट ये इरेज करना है। बेसिकली अगर मैं ट्यूबुलर सिक्रेशन के एक बेसिक पॉइंट की बात करूं, बेसिक फंक्शन की, और जो मेजर भी आप इसको बोल सकते हो, ये आयनिक बैलेंस और पीएच मेंटेन का काम करता है। क्या करता है ये, आयनिक मेंटेन, यानी कि आयंस को मेंटेन रखने का, और पीएच मेंटेन का। आयनिक में आयंस को मेंटेन रखता है और पीएच को मेंटेन रखता है, ठीक है, पीएच मेंटेनेंस का। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये चीजें जो है आपको समझ आई होंगी। बाकी आप एनसीईआरटी से इस चैप्टर की रीडिंग ले लेना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।